चलिए, वेरी वेरी इवनिंग बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? चलिए, गुरुजी का ही हाल थोड़ा सा खराब था, इसीलिए कल का क्लास नहीं हो पाया था। प्रताप जी, अभिषेक जी, मुकेश कुमार चौधरी जी, तो गुड्डू लाल जी, रितु जी, खुशबू भगत जी, मुकेश कुमार चौधरी, सब लोगों को दिल से आशीर्वाद। जय माता दी बाबू, नेहा जी। तो स्टार्ट किया जाए। पिछले क्लास में हम लोग शेरशाह सूरी की चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग चर्चा करें अकबर के बारे में। अकबर महान, लक्ष्मी बाबू, अकबर महान। अकबर का क्वेश्चन ढेर सारा निकलता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अकबर के माता पिता कौन थे, अकबर पहला जीवन में युद्ध कौन सा किया, अकबर के काल में कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया, अकबर ने सुधारात्मक कार्य कौन कौन सा किए, अकबर के नवरत्न में कौन कौन सा था। तो इतना सारा क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो आज हम लोग एकदम मस्ती से तैयारी करेंगे अकबर के बारे में। अब देखो बाबू, एगो हमारा फोन आ रहा है बड़ी देर से, और जब फोन आता है हम बात करते हैं तो उनका फोन क्या कहते बिजी रहता है, जब वो बात करते हैं तो मेरा फोन बिजी रहता है। जरा सा एगो कॉल हम बात कर लेते हैं, जरूरी कॉल है। फिर कट गया कॉल। हेलो, हाँ सूरज जी, आप नेटवर्क में नहीं है क्या? आपका कॉल आता है कट जाता है जब हम कॉल, हम अभी उतना बिजी नहीं ना, वो फुर्सत में नहीं ना, क्लास में रहते हैं, तो जब हम कॉल करते हैं तो रिसीव करना चाहिए। अब हम जब कॉल करते हैं तो आप बिजी रहते हैं, आप जब कॉल करते हैं तो हम बिजी रहते हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो फिर वही जिससे जिससे बात कर रहे वही नेटवर्क में नहीं है, वो जरूरी कॉल था, उससे बात करना चलिए जीतू जी, स्टार्ट किया जाए। अकबर के, ध्यान से सुनिएगा, अकबर से क्वेश्चन पूछता है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में, 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के राजमहल में, अमरकोट के राजा बीरसाल के राजमहल में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन पूछेगा मनु जी, क्वेश्चन पूछेगा अकबर के, नो साउंड, साउंड नहीं आ रही है गुड्डूलाल जी, साउंड आ रही है? साउंड तो ठीक ठाक है भाई, साउंड तो ऑन है। आइए ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के राजमहल में हुआ था। माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, पिता का नाम था हुमायूं, सबको पता है। क्वेश्चन पूछेगा बचपन का नाम बदरुद्दीन था, अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा मोना जी, मोनू जी, 1555 में जिस तरह से हुमायूं अपने जीवन का, लुंटुन जी, हुमायूं अपने जीवन का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध पिताजी के साथ था, पिताजी के साथ था, उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर के जीवन का पहला युद्ध मच्छीबारा का युद्ध था। अकबर के जीवन का पहला युद्ध मच्छीबारा का युद्ध था। अकबर के जीवन का पहला युद्ध मच्छीबारा का युद्ध था, जिसमें बताए थे
कि नकीम खां एवं तातर खां, नकीब खां एवं तातर खां को हुमायूं ने पराजित किया था। और उसके बाद सरहिंद के युद्ध में सूर वंश के अंतिम शासक सिकंदर शाह सूर को पराजित किया गया था। तो पहले क्वेश्चन पूछे अकबर के जीवन का पहला युद्ध कैसे हुआ, तो पहला युद्ध मछीबारा का युद्ध और दूसरा युद्ध सरहिंद का युद्ध। अकबर के जीवन का पहला युद्ध, जीवन काल का पहला युद्ध क्या हो गया भाई, अकबर के जीवन काल का पहला युद्ध, ध्यान सुनिएगा, अकबर के जीवन काल का पहला युद्ध मछीबारा का युद्ध। अब एक बाबू क्वेश्चन पूछ रहे गुरु जी, बदरुद्दीन तैयब जी, भैया बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे जो 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। शत्रुघ्न कुमार पंडित 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। क्लियर। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, 1555 में मछीबारा का युद्ध में अकबर का पहला युद्ध हुआ और पुनः सरहिंद के युद्ध में। अब हमने कहा था कि मछीबारा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो मछीबारा का युद्ध में हुमायूं ने नईम खां एवं तातार खां, नकीम खां और तातर खां को पराजित किया था। और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूर को पराजित किया था। उसके बाद चले हुमायूं 1555 में फिर राजा बना, लेकिन 1555 में राजा बना, 1556 में दीन पना भवन के सीढ़ी से लुढ़क कर उनकी मृत्यु हो गई। दीन पना भवन के सीढ़ी से लुढ़क कर उनकी मृत्यु हो गई। जिस समय हुमायूं मरा उस समय अकबर पंजाब के कालानौर में था, पंजाब के कालानौर में था। आज 14 फरवरी जहिया आप लोग का बिहार दरोगा का डेट आया हुआ है, तो 14 फरवरी को, ध्यान सुनिएगा, 14 फरवरी को 1556 को हुमायूं की मृत्यु 14 फरवरी 1483 रहता, तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1556, 14 फरवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु। और मृत्यु के समय अकबर कहाँ था, पंजाब के कालानौर में, और कालानौर में ही अपना राज्याभिषेक किया। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा दीपक जी, पीडीएफ 16 पेज का मिल चुका है, पूरा मुगल काल का मिल गया पीडीएफ। अब चल रहा है उत्तर मुगल काल। बाबू लक्ष्मी जी ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर अपना राज्याभिषेक कहाँ किया, तो अकबर अपना राज्याभिषेक कालानौर में किया। क्वेश्चन पूछेगा हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर कहाँ था, तो अकबर पंजाब के कालानौर में। जिस समय अकबर का राज्याभिषेक हुआ था उस समय अकबर का 14वां वर्ष चल रहा था, मतलब 13वां पार हो चुका था और 14वां इन प्रोग्रेस था। इन प्रोग्रेस मतलब 13 महीना, 13 वर्ष 4 महीना था, 13 वर्ष 4 महीना था, तो 14वां चल रहा था, कहेंगे 14वें वर्ष, मतलब 14वें वर्ष में अकबर ने अपना राज्याभिषेक किया। बहुए था 14 वर्ष में, अल्पायु था, अतः बैरम खां नामक एक अफगान को, बैरम खां नामक एक, तिलक जी, बैरम खां नामक एक अफगान को क्या किया, बैरम खां को अकबर का संरक्षक घोषित कर दिया, अकबर का संरक्षक घोषित कर दिया, मतलब देखभाल करने वाला। अकबर बैरम खां का बहुत सम्मान करता था। अकबर जो कि संरक्षक था, गुरु मानता था, अकबर बैरम खां का बहुत सम्मान करता था और उन्हें प्यार से खान बाबा, बैरम खां को खान बाबा कहकर पुकारता था। देख भैया, बैरम खां 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध, पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा युद्ध 1761 में। पानीपत के दूसरा युद्ध में बैरम खां के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें विरोधी कौन था, अफगान सेनापति हेमू को पराजित किया था। अफगान सेनापति हेमू को पराजित किया गया था। बाबू ध्यान से सुनिएगा, तिलक जी क्वेश्चन पूछेगा 1560 से लेकर 1556 से लेकर 60 तक। बाबू ध्यान से सुनिएगा, पहला जो 4 साल था, प्रथम 4 वर्ष, प्रथम 4 वर्ष वो बैरम खां के संरक्षण में काम किया, खान बाबा के संरक्षण में काम किया। जैसे ही 1560 हुआ तो अकबर 14-4-18 वर्ष पढ़ चुका था, मतलब युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका था, 18 वर्ष। ध्यान सुनिएगा,
26 56 61, बहुत अच्छा। 26 56 1500, 61 1761 आया था एनटीपीसी में। तीनों को सुना चुका है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, एनटीपीसी में तीनों आ चुका है क्वेश्चन। 4 महीना है खुशबू भगत, 13 वर्ष 4 महीना, 16 वर्ष कहा, 13 वर्ष 4 महीना। मतलब आप लोग कितना काउंटिंग करते हैं मानना पड़ेगा भाई। 13 वर्ष 4 महीना कैसे? 15 अक्टूबर 1542, 14 फरवरी 1556, घटाइए तो इसमें से 15 अक्टूबर 1542 घटाना है। फरवरी में से अक्टूबर घटेगा? नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे जल्दी बताओ। 14 में से ही घटेगा? नहीं घटेगा। ई तो घट जाएगा 14। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे 55 55, और 2 में क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे, तो 12 2 14 हो जाएगा। ई हो गया 10, ये क्या हुआ 10। देखो हम जैसे बनाते हैं, अब फरवरी को 1 महीना और कम कर देंगे तो इसमें 30 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44। अब तो आसान हो जाएगा। 44 में से 15 घटा तो 14 में से 5 गया तो 9, और 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, इसमें 13 में से 10 गया तो 3, ये हो गया 55 में से 42 गया तो 13। 13 वर्ष 3 महीना 29 दिन 28वां ले लेंगे तो लगभग 13 वर्ष 4 महीना हो गया, निकल गया। ये तो डेटा बेस्ड है, ये तो रीजनिंग वाला है कि इसका उम्र बताइए, इतना उम्र में है तो इतना उम्र बताइए। अब देखो हम कैसे कैसे उम्र निकाल दिए, पता नहीं आप लोग समझ पाए होंगे कि नहीं समझ पाए होंगे। अब देखो कभी कभी 14 फरवरी से, तो जब 14 में से 15 घटाना है तो क्या करेंगे, फरवरी को 1 महीना कम कर देंगे। फरवरी को 1 महीना, अफगान थे, हिंदू नहीं थे, अफगान थे। सागर शाम जी हेमू कौन थे, अफगान थे। 13 वर्ष 3 महीना 29 दिन हो गया। ये तो पूरा डेटा है गुड्डू लाल जी। 13 वर्ष 3 महीना 29 दिन या लगभग 13 वर्ष 4 महीना, 13 वर्ष 4 महीना। ठीक है ना हमारा डेटा। अब देखो ये ऐसे ही याद करेंगे। जब फरवरी को क्या किए 1 महीना कम कर दिए तो यूं निकला, तो 56 को 1 साल कम किए तो 12 महीना फरवरी में जोड़ दिए तो 12 2 14, 1 महीना और निकाल दिए तो 12 1 13, अब हो गए 44। 44 में से ही हुआ तो 15, तो इसको ऐसे लेके चल गए, हो गया। ये रीजनिंग स्टाइल था भाई। अब इन्हें कहिएगा कि रीजनिंग पढ़ा दीजिए। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा 1560 में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण से मुक्त हो गया। बैरम खां को 2 को ऑप्शन दिया कि बउआ आप जरा सा या तो चल जाइए, आप जल्दी से चल जाइए। प्रिंस कुमार जी 4 बजे वाला बैच चला था। आप या तो मक्का मदीना चल जाइए, या नहीं तो आप गुजरात की जिम्मेदारी देते, गुजरात का सूबेदारी देते हैं। तो उन्होंने कहा राजा बैरम खां मान रहा था अपने आप को अकबर का संरक्षक, मतलब खुद को राजा मान रहा था। तो उन्होंने गुजरात की सूबेदारी न लेकर कहा कि हम चल जाते हैं कहा, मक्का की ओर। मक्का में मुबारक खान नामक एक अफगान, मक्का जब जा रहा था तो मुबारक खान नामक अफगान, ध्यान सुनिए, मुबारक खां नामक अफगान युवक ने गुजरात के पाटन में छुरा घोंपकर बैरम खां की हत्या कर दिया। छुरा घोंपकर बैरम खां की हत्या कर दिया, हो गया। छुरा घोंपकर बैरम खां की हत्या कर दिया। अब देखो मोनू जी ध्यान से सुनिएगा। 1560 में मक्का जाते समय रास्ते में गुजरात के पाटन में 1561 में मुबारक खान नामक एक अफगान युवक ने बैरम खां की हत्या कर दिया। हालांकि अकबर, ध्यान सुनिए, हालांकि अकबर अपने परिवार के सदस्य जैसे 60 में फुर्सत मिला तो 2 साल, ध्यान सुनिएगा निभा बाबू, 2 साल अकबर अपने दरबार के अन्य सदस्यों के प्रभाव में रहा।
दरबार में खासकर महिला के प्रभाव में रहा। अतः इस 2 साल को अतका खेल का शासनकाल, 1560 से 62 को हरम दल का शासनकाल या पेटीकोट का शासनकाल या पर्दा प्रथा का शासनकाल या अतका खेल का शासनकाल भी कहा जाता है। अतका खेल का शासनकाल भी कहा जाता है। इसमें सबसे प्रमुख थी माहम अनगा। सबसे प्रमुख कौन थी भाई? माहम अनगा। बाबू ध्यान से सुनिएगा, सबसे प्रमुख कौन थी? माहम अनगा। डब्लू जी ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भैया 1560 से 62 कौन सा अतका खेल का शासन, या 1560 से 62 क्या कहेंगे हरम दल का शासन, 1560 से 62 पेटीकोट का शासन, पर्दा प्रथा का शासन, अतका खेल का शासन। 1562 ईस्वी में उस दरबारी प्रभाव से भी, महिला के प्रभाव से भी अपने आप को मुक्त हुआ और फिर जाकर सुधारात्मक कार्य करने लगे। 1562 में क्या किया भाई, जल्दी से बताओ? दास प्रथा को समाप्त किया। 1562 में राय जी दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 में तीर्थ यात्रा को कर को समाप्त किया। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। तीनों एकदम प्रत्येक वर्ष खाटी मारा। जिस तरह से 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1917 में 18 में खेरा सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व किया। 1919 में जालियांवाला बाग विरोध हत्याकांड के दौरान उन्होंने अपना केसर हिंद की उपाधि दिया। 1920 में असहयोग आंदोलन। सब का सब ठीक था। हाँ, यह तो दादी थी महामनगा, निश्चित रूप से दादी थी। अब देखो भाई, याद करेंगे तो 2 क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछेगा अकबर का शासनकाल से 3 क्वेश्चन आया कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक, तो 1556 से लेकर 1605 तक। इसमें 1556 से लेकर 60 तक, 1556 से लेकर 60 तक बैरम खां के संरक्षण में 1556 से लेकर 60 तक, 1556 से लेकर 1560 से लेकर 62 तक पेटीकोट या हरम दल या पर्दा प्रथा या अतका खेल का शासनकाल, अतका खेल का शासन का 1562 से मुक्त हुआ। 1562 में क्या हुआ भाई? दास प्रथा। 1563 में तीर्थ यात्रा। 1564 में जजिया कर की समाप्त किया। 62 में दास, 63 में तीर्थ यात्रा कर, दास खत्म, तीर्थ यात्रा कर को समाप्ति। और 64 में जजिया कर। अब जब ये जजिया कर आया तो दिमाग पर जोर देंगे बउआ, दिमाग पर जोर देंगे। जजिया कर से कितना था भाई? 100 से 63, 100 से तीर्थ यात्रा, 100 से 63, 100 से तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया हो गया। अब जजिया से दिमाग पर रास बिहारी भल्लवी। अब दिमाग पर जोर देंगे कि भैया सबसे पहले जजिया कर को किसने हटाया? आप लोग से क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले जजिया कर को किस शासक के द्वारा हटाया गया? जल्दी से बताएंगे। चंदन जी, गुड्डू लाल जी, तिलक जी, रोशन जी, खुशबू जी, प्रीति जी, लक्ष्मी जी, अनुपमा जी, प्रियंका जी, नुपुर जी, राकेश जी, रंजन जी, पुरुषोत्तम जी, मिथिलेश जी, मुकेश जी, जल्दी से बताएंगे। भारत का पहला शासक राजू जी, जिसने जजिया कर को हटाया था। हमने कहा जजिया कर को हटाया था, भारत का पहला शासक जिसने जजिया कर को हटाया था। ऑप्शन नहीं देंगे, आपको बता चुके हैं, हम कई बार बता चुके हैं। देखते हैं कितने आदमी, कोई अपना पुराना मटेरियल नहीं देखेगा। खुशबू भगत बिल्कुल गलत, बेसी बहुत अच्छा। राजू जी का, अनुपमा जी का उत्तर सही है, राजू जी का उत्तर, अभिषेक जी का उत्तर, गुड्डू लाल जी का उत्तर, सबका सही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक ही गलत है,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार। रंगीला बादशाह गलत है। जैनुल आबादीन, कश्मीर के शासक जैनुल आबादीन। वाह क्या बात है, मन प्रसन्न कर दी, सच में दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो यहां पर हमने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का वो पहला शासक जिसने जजिया कर को समाप्त किया। भारत का प्रथम शासक जिसने, क्या बार बता चुके हैं, ईमान दिल पर हाथ रख के कहो, बताए हुए कि नहीं बताए हुए, जिसने जजिया कर को समाप्त किया। तो क्या हो जाएगा, जैनुल आबादीन, जैनुल आबादीन, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। यह 13वीं-14वीं शताब्दी में हो गया। जैनुल आबादीन जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। हम तो बहुत बार बताए हुए। अब चलते हैं जरा सा जजिया कर का एक बार लाइटली इतिहास ले लेते हैं। सबसे पहली बार 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लगाया सिंध प्रांत में। जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ लोगों को जजिया कर से अलग रखा, कुछ लोगों को जजिया कर से अलग रखा, जैसे बहुत से बच्चा, बहुत से बूढ़ा, बहुत से बेरोजगार, बहुत से विकलांग, बहुत से बीमार और बहुत से ब्राह्मण तथा बहुत से महिला। मोनी बस क्लियर, इतने लोगों को जजिया करके दायरे से अलग रखा। किस किस को, तो मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत से बच्चा, बहुत से बूढ़ा, बहुत से विकलांग, बहुत से बीमार, बहुत से बेरोजगार, बहुत से ब्राह्मण और बहुत से महिला को अलग रखा। लेकिन हमने आपको क्या कहा था, फिरोज शाह तुगलक की मां थी हिंदू और उनके ऊपर हिंदू धर्म का, उनके ऊपर हिंदू धर्म का। अच्छा खुशबू जी, आपने भी बोले था जैनुल आबादीन, बिल्कुल सही है। जिन्होंने जैनुद्दीन आबादीन बोले थे वो बिल्कुल ही सही है, जैनुद्दीन आबादीन वाले बिल्कुल ही सही है। क्लियर, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनना बाबू। फिरोज शाह तुगलक पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने ब्राह्मण को भी जजिया करके दायरे में लिया, ब्राह्मण को भी जजिया करके दायरे में लिया। उसके बाद एक बार सीधे अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन अकबर से पहले जैनुल आबादीन जजिया कर को समाप्त किया। खुशबू जी, अरुण कुमार आजाद जी, क्वेश्चन पूछेगा अकबर के का बाद हमने कहा मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने लगाया। समाप्त सबसे पहले कौन किया, समाप्त किया जैनुल आबादीन JA, और फिर अकबर। जैनुद्दीन आबादीन 13वीं-14वीं शताब्दी में और अकबर 1564 में। अकबर के बाद फिर 1679 में आरोपित कर दिया औरंगजेब एजेब। उसके बाद फिर जहांदार शाह ने उसे हटा दिया, जहांदार शाह ने उसे हटा दिया। याद आया, जहांदार शाह, इसने लगाया, इसने हटाया। जहांदार शाह ने क्या किया, हटा दिया। फिर फर्रुख शेर क्या किया भाई, फर्रुख शेर लगा दिया, फर्रुख शेर क्या किए, लगा दिए। फिर मोहम्मद शाह रंगीला क्या किया, हटा दिया। तो 3 4 5 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर जजिया कर से संबंधित 8 शासक हो गया। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, उस पर देखो।
अब क्वेश्चन पूछेगा 1562 में अकबर ने अपने आप को हरम दल से, इस दल से मुक्ति दिया और सुधारात्मक कार्य करने लगा। 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया और धर्मांतरण, धर्म में परिवर्तन, हिंदू को मुस्लिम में धर्म में जो जबरदस्ती रूपांतरण था उससे क्या किया, ड्रॉप कर दिया गया, धर्मांतरण पर रोक लगा दिया गया। 1563 में हिंदू पर जो तीर्थ यात्रा कर लगाया जा रहा था उसे समाप्त कर दिया। 1564 में जो हिंदू से जजिया कर, सुरक्षात्मक कर लगाया जा रहा था उसे भी समाप्त कर दिया। जजिया कर को मुखौटा कर के नाम से भी जाना जाता है। एक सुरक्षात्मक कर था, जो मुखौटा लगा ले उस पर अटैक नहीं होगा। सल्तनत काल में अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। बिल्कुल सही है, सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। और रुपया का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अब देखो बाबू, तो 4 को बता दिए। अब देखो ध्यान से सुनते रहिएगा। अकबर ने गो मांस पर प्रतिबंध लगा दिया, गाय का मांस पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने हिंदू प्रजाओं की भावना का सम्मान करते हुए अपने साम्राज्य में गौ मांस खाना पर प्रतिबंध लगा दिया, गाय के मांस को खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया। हिंदू समाज में प्रचलित कुप्रथा सती प्रथा पर अंकुश लगाया और विधवा विवाह को अपनी इच्छा से सती हो सकती, केवल विधवा अपनी इच्छा से सती हो सकती है। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। देखो कितना सुधारात्मक कार्य किया। अकबर ने सती प्रथा पर बैन लगाया, लेकिन कहा यदि विधवा अपनी इच्छा से सती होना चाहती है तो सती हो सकती है, पति के मरने के बाद यदि चाहे तो सती हो सकती है। हालांकि अकबर ने विधवा पुनर्विवाह को प्रचारित किया। आप दिमाग पर जोड़ देंगे। 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से, के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। और फिर क्वेश्चन पूछेगा 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर विलियम बेंटिक ने बैन लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर बैन लगाया और 1856 ईस्वी में किसने भाई, तो लॉर्ड कैनिंग के काल में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिला। हालांकि सती प्रथा पर बैन पहली बार अकबर के काल में, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिला अकबर के काल में। क्लियर। अब देखो बहुत अच्छा, शादी के लिए उम्र 12 से कर दिया, 14 लड़की के लिए और 18 लड़का के लिए। अब देखो क्वेश्चन आएगा, अकबर ने तुलादान प्रथा को प्रारंभ किया। तुलादान प्रथा क्या था, तो ध्यान से सुनिएगा। तुलादान प्रथा क्या था, तो बादशाह के जन्मदिन, हिंदू कथा में था, हिंदू धर्म के अनुसार, इस प्रथा के अनुसार अपने जन्मदिन के अवसर पर एक तराजू पर अपने बैठ जाता था, एक तराजू पर अपने बैठ जाता था और दूसरे तरफ धन संपत्ति, सोना चांदी हीरा जवाहरात रखते थे, सोना चांदी हीरा जवाहरात रखते थे और उसे अपने तौल के मुताबिक उस धन को गरीबों में बांटा जाता था, गरीबों में बांटा जाता था। इसे तुलादान प्रथा कहा गया, जो बादशाह के जन्मदिन के अवसर पर, या क्या कहेंगे, सूर्य एवं चंद्र कैलेंडर के अनुसार दोनों जन्मदिन पर मूल्यवान वस्तु को तौला जाता था और फिर उसे गरीबों के बीच बंटवारा कर दिया जाता था। क्लियर हो गया बाबू, रासबिहारी क्लियर। अब क्वेश्चन पूछेगा, अकबर ने झरोखा दर्शन को भी प्रारंभ किया। झरोखा दर्शन, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। झरोखा दर्शन क्या था कि सवेरे सवेरे बादशाह अपने महल के बालकोनी में आकर खड़ा होकर देखता नजरिया रहता था कि कौन कौन दरबारी, कौन कौन फरियादी आया है और उस फरियाद से हूबहू मिलता था, उसे ही झरोखा दर्शन कहा गया। तो देखो बाबू, झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत, अकबर ने झरोखा दर्शन प्रथा का प्रचलन किया। इस प्रथा के अनुसार बादशाह प्रतिदिन सवेरे राजप्रसाद की दीवार के बरामदे पर लोगों का, जो उस समय सामने मैदान में एकत्रित रहते थे, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए उपस्थित रहता था। ये लोग करते थे। कैसे आप लोग, वैसे क्या गुंजा जी, क्या गुड्डूलाल जी, सब लोग ठीक है, सब लोग ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है कि झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने किया, तुलादान प्रथा की शुरुआत किसने किया, कौन सा मुगल बादशाह था जिन्होंने सती प्रथा पर बैन लगा दिया, कौन सा मुगल बादशाह था जिन्होंने विधवा विवाह को
विधवा विधवा को प्रोत्साहित किया। कौन सा मुगल बादशाह था जिसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया? कौन सा मुगल बादशाह था जिसने हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया? कौन सा मुगल बादशाह था जिन्होंने हिंदू पर लगने वाला एक सुरक्षात्मक कर, एक मुखौटा कर, एक जजिया कर को समाप्त कर दिया था? कौन हो जाएगा? अकबर। क्लियर? अब देखो 1565 तक क्लियर, 1564 तक क्लियर। 1567 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किया और 1567 में मनसबदारी व्यवस्था, लेकिन 1595 में अकबर ने एक अस्पा द्विअस्पा व्यवस्था की शुरुआत किया। एक अस्पा द्विअस्पा व्यवस्था की शुरुआत किया। अब देखो भाई, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? तो मनसबदारी व्यवस्था सैन्य व्यवस्था पर आधारित थी। आया था क्वेश्चन बीपीएससी में, पिछले बार के बीपीएससी में। मनसबदारी व्यवस्था किस पर थी भाई? आशुतोष बाबू, मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो सैन्य व्यवस्था पर आधारित थी। अब क्वेश्चन पूछे, सब स्पेशल करेंगे। 1561 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना गुजरात विजय के अवसर पर किया था। बाबू यहां पर ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत के विजय पर, दक्षिण भारत जीत के अवसर पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। चंदन जी बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बुलंद फतेहपुर सीकरी जिसे विजय नगरी कहा जाता है, जिसे विजय नगरी कहा जाता है, गुजरात विजय के अवसर पर फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया गया था। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि फतेहपुर सीकरी को अकबर ने 1561 में अपनी राजधानी, 1571 में अपनी राजधानी बनाई। 1571 में अपनी राजधानी बनाई। किसके भाई? 1571 में अपनी राजधानी बनाई। अब देखो यहां पर यह फिगर देखते हैं कि अकबर के साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था। तो अकबर के काल में दक्षिण भारत के दो राज कौन कौन भाई? तो खानदेश और अहमदनगर को जीता जा चुका था। दक्षिण भारत के दो राज खानदेश और अहमदनगर। कहा जाता है इसी दक्षिण भारत के जीत के खुशी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था और उसी वर्ष उन्होंने आगरा के निकट एक नया शहर सिकंदरा भी बनाया 1505 में। 1504 में आगरा और 1505 में सिकंदरा। 1504 में आगरा और 1505 में क्या था? सिकंदरा। इसी सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। इसी सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। अब देखो बाबू ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछेगा अकबर का शासनकाल कहां से कहां तक? तो यहां पर देखो दमन है और बंबई, तो बंबई अकबर के शासनकाल से क्या था भाई? बाहर था। ये कहां चला गया भाई? अब देखो इतना जो कहां चले गए बाबू? जल्दी से आ जाइए, इंतजार हो रही है आपकी। अब देखो अकबर के अभी तक जो बताए उस पर एक बार रिपीट कर लेते हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा। अकबर जो अभी तक बताया उस पर रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। सुनिएगा, 1556 से 60 रासबिहारी, चंदन, मुकेश कुमार चौधरी। मीना बाजार बता चुके हुमायूं। मीना बाजार कल ही बताया, पिछले क्लास में बता दिए हुमायूं। मीना बाजार में दरबार के कर्मचारियों की पत्नी वस्तु बेचती थी और राज परिवार के लोग उसे खरीदता था। मीना बाजार की शुरुआत हुमायूं के द्वारा बता चुके हैं अर्जुन जी। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, एक बार रिपीट करते हैं। गुड्डू जी ध्यान सुनिएगा, लक्ष्मी 1556 से 60 बैरम खां का संरक्षण, 60 से 62 हरमदल का। क्वेश्चन फिर पूछेगा 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया कर।
इसके बाद बताए सती प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, झरोखा दर्शन, तुला दान, यह सब अकबर ने। 1567 में मनसबदारी व्यवस्था जो सैनिक वेतन पर ही था। क्वेश्चन पूछेगा 1571 में गुजरात विजय के अवसर पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी की नींव रखे, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया और फतेहपुर सीकरी को विजयनगरी के नाम में जाना गया। ऐसी फतेहपुर सीकरी में चिश्ती संत जिनके आशीर्वाद से अकबर को बेटा सलीम शेखू बाबा उर्फ जहांगीर उत्पन्न हुआ था, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी में। 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई और इसी फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में उन्होंने प्रार्थना भवन, पूजा भवन, इबादत खाने की स्थापना किया। इबादत खाना मतलब पूजा भवन, प्रार्थना भवन, जिसमें सभी धर्म के लोगों को आने की छूट दिया गया, जिसमें मित्र मुकेश कुमार चौधरी सभी धर्म के लोगों को आने की छूट दिया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म आके अपना अपना धार्मिक वार्तालाप करेगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार के रात में वाद विवाद कराया जाता, डिस्कशन कराया जाता था कि मेरा धर्म सर्वोत्तम है, तो मेरा धर्म सर्वोत्तम है। वाद विवाद धीरे 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 इतना बढ़ गया कि मुक्का मुक्की होने लगा, मारा पिटी होने लगा। तो क्या हुआ भाई, अकबर ने 1582 में इसे कहा बात बंद करो। 1582 में, 1575 में स्टार्ट हुआ, 82 बंद हो गया। 82 में दीन ए इलाही नामक धर्म चलाए, 83 में इलाही संबत चलाए थे। हो गया, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनना है भाई, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन पूछेगा तो उसको कंफ्यूजन नहीं करना है। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा मीना बाजार, अकबर बता रहे हैं भैया मीना बाजार है हुमायूं, मीना बाजार है हुमायूं, मीना बाजार हुमायूं। अब देखो 1575 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, इबादत खाने मतलब पूजा भवन मतलब क्या था भाई, प्रार्थना भवन की स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था विभिन्न धर्मों के बीच लोगों का वाद विवाद कराना, जो प्रत्येक बृहस्पतिवार की रात में होती थी। कहा जाता अकबर को इस नीति को सुलह ए कुल की नीति कहा गया, लेकिन वाद विवाद बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1582 ईस्वी में अकबर को इसे बंद करना पड़ा। इबादत खाने मुख्य रूप से अकबर द्वारा निर्मित दीवान एक खास, बाबू दीवान एक खास उनका निजी घर होता था, दीवान एक खास उनका निजी घर होता था विशाखा बाबू, दीवान एक खास। और दीवान आम क्या था भाई, जहां सभा होती थी, जहां पर कार्यालय था, तो दीवान आम कार्यालय और दीवान खास उनका निजी सैन्य कक्ष और दीवान खास महल, जिसका निर्माण हिंदू और बौद्ध शैली में करवाया गया था। तो दीवान खास कहां, फतेहपुर सीकरी में। इस इबादत खाने की तुलना अंग्रेजी इतिहासकार हॉवेल, और वही हॉवेल बाबू ध्यान सुनिएगा, वही हॉवेल जिन्होंने याद करेंगे, बहुत अच्छा वर्षा जी, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि गुरुजी दास प्रथा को समाप्त किया था एलन बरो ने 1842 ईस्वी में। वो कौन था भाई, अच्छा गुड्डू लाल जी अकबर का मकबरा दिखा दीजिए। पहले मारेंगे, पहले तभी जिंदे है, मर जाएगा तो उसको कब्र में डालेंगे, उस समय दिखा देंगे अकबर का मकबरा, जिस पर जो पेंटिंग किया गया था उसे औरंगजेब ने क्या किया, चूना से पुतवा दिया। क्योंकि औरंगजेब क्या किया भाई, औरंगजेब संगीत और चित्रकला को इस्लाम धर्म का विरोधी मानता था, संगीत और चित्रकला को इस्लाम धर्म का विरोधी मानता था। बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा उस पर बेटा ध्यान देना। क्वेश्चन पूछेगा हॉवेल, यही हॉवेल इतिहासकार हॉवेल ने
याद करेंगे इतिहासकार हॉवेल के द्वारा, इसी इतिहासकार हॉवेल के द्वारा काल कोठली दुर्घटना क्या आंखों देखा हाल बताया गया था। हॉवेल ने कहा था कि किस तरह से बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को एक छोटा से महल रूम में बंद कर दिया और 72 घंटा के बाद खोला गया तो देखा गया 123 लोग चल बसा था। जो 146 लोग था उसमें यह हॉवेल भी था। तो हॉवेल ने इसकी तुलना, इबादत खाने की तुलना विष्णु स्तंभ और विश्व वृक्ष के रूप में किया है। हॉवेल ने इसकी तुलना विष्णु स्तंभ के रूप में किया है। अब देखो भाई, इतिहासकार पर्सी ब्राउन के अनुसार इबादत खाने की बैठक अकबर का पागलपन का प्रदर्शन करता है कि अकबर पगला गया था। रे भैया, कहीं ऐसा हो कि सब धर्म के लोगों को एक जगह बैठाओ और डिस्कशन कराओ, ऐसा संभव है? वो पागल है। वो अकबर क्या है भाई? पागल है। ऐसा किसने कहा? पर्सी ब्राउन। याद रखे, प से पर्सी ब्राउन, प से पगला, प से पर्सी ब्राउन, प से पगला। तो पगला भाई हो गया। किसने कहा? पर्सी ब्राउन। हॉवेल ने क्या कहा? यह विष्णु स्तंभ के रूप में था, यह विश्व वृक्ष था जो सबको सांस दे रहा था। पूजागृह कब बाबू? 1575-82 में बंद कर दिया गया। 1582 ईस्वी में इन्होंने क्या कहा भाई? एक नया धर्म चलाया जिसे दीन ए इलाही धर्म, तीसरे इस दीन ए इलाही धर्म को ही तौहीद ए इलाही धर्म कहा गया। यह जो दीन ए इलाही धर्म था, यह दैवीय एकेश्वरवाद, दैवी एकेश्वरवाद, एकेश्वर मतलब एक धर्म, एक ईश्वर, दैवीय एकेश्वरवाद को दिया गया। अब देखो बाबू, ध्यान से सुनिएगा, टेस्ट के लिए टाइम नहीं मिल पाता है गुरुजी, सर तनी टाइम से पर ध्यान दे दीजिएगा सर, प्लीज सर। जीतू जी, आज हम कल से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। आप तमाम कौटिल्या परिवार के सदस्य जो ऑनलाइन के सदस्य हैं और जो कोई ऑफलाइन के सदस्य पुराने स्टूडेंट हैं जो क्लास कर रहे थे होली से पहले, मार्च फरवरी में क्लास कर रहे थे, कहीं उनके पास आई कार्ड होगा तो आपका वेलकम है। आपको फिर दोबारा एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, उसी एडमिशन में आपको बैच दे दिया जाएगा। जो लोग ऑनलाइन वाले हैं, यदि ऑफलाइन में चाहते हैं तो उनको फिर से ऑफलाइन के सिस्टम में आना पड़ेगा। आपका ऑनलाइन क्लास भी चलता रहेगा, कोई दो राय नहीं, और ऑफलाइन क्लास भी चलता रहेगा। जैसे आज आप लोग को पता है कि मैंने रात में ही 2 सेटअप, जो एक मैथ के लिए था, एक रीजनिंग के लिए था, उसको संस्थान पर पहुंचवा दिया है। और आज रात तक एक या दोनों बहुत ज्यादा परेशानी होती है सेटअप लगाने में। तो यहाँ सब सारा चीज सेटअप हो चुकी थी, और जो मान लिया जहाँ पर जो सेटअप हो चुका था उसको खोलने में बहुत कुछ टूट गया है, फिर उसको नया लगाना है। तो आज भर टाइम लिया है, रात तक 1 बजेगा कि 2 बजेगा वो कोई बात नहीं। तो एक या दोनों आज सेटअप करना जाएगा वहां पर। तो कल का फाउंडेशन बैच, सुबह का जितने भी बैच होंगे वो वहीं पर होगा, ऑफिस में ही, संस्थान पर होगा, ऑफलाइन में होगा। और विशाखा जी, ऑफलाइन टेस्ट भी होगा? बिल्कुल होगा भाई। मेरे पास आई कार्ड नहीं है तो आई कार्ड बनवाएंगे। मिथिलेश जी ध्यान सुनिएगा। और शाम वाला बैच अभी 1 सप्ताह तक इसी रूम में, इसी सेटअप पे होगा। जैसे जैसे ऑफलाइन क्लास का लोड आने लगेगा, क्योंकि अभी सरकार का सख्त हिदायत है कि कोविड-19 के नियम का पालन किया जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा उसमें हम लोग का जो रूल नोब्स आया है पटना के डीएम की तरफ से, कहा गया कि 6 फीट के अंतराल पे आप एक स्टूडेंट को बैठाएंगे। और प्रत्येक बैच या एक शिफ्ट सुबह में जो आएगा, सुबह के बाद जो आपका दोपहर में शिफ्ट खत्म होगा तो पूरा सुबह में आएंगे तो पूरा फॉगिंग मशीन से आप सैनिटाइज करेंगे, पूरे बेंच टेबल, खंभा, गेट, गली सबको सैनिटाइज करेंगे। और यदि नहीं ऐसा पाया गया तो फिर आप पर पनिशमेंट हो सकता है। आपके साथ साथ पूरे पटना के कोचिंग को फिर से सील्ड कर दिया जाएगा और सब पर जुर्माना ठोका जाएगा, सब पर जुर्माना होगा। और जो स्टूडेंट, देखो भैया, स्टूडेंट को भी कहा गया है कि स्टूडेंट मास्क लगाकर क्लास में प्रवेश करें। जगह जगह पंपलेट सट गया, नो मास्क नो एंट्री। और जो लोग पहला दिन बिना मास्क लेके आ गए हैं तो उन्हें तो छोड़ दिया जाएगा, दूसरा दिन आएंगे तो उन्हें क्लास करने से रोक दिया जाएगा। उन स्टूडेंट पर भी जुर्माना ठोका जाएगा। प्रत्येक दिन
50 रुपया। जिस दिन आप मास्क पहन के नहीं आएंगे तो आपसे 50 रुपया लिया जाएगा बस, और उसके बिहाफ में आपको 2 मास्क दिया जाएगा। ये वो नोम्स आया है। तो ये सब ढेर सारा दिक्कत थोड़ा सा होगा, थोड़ा 1-2 दिन। शाम वाला क्लास सब कुछ ठीक है, सुबह वाले क्लास में वहां पर ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास साथ साथ। और भगवान को चाहेंगे कि बहुत जल्दी, भगवान को चाहेंगे कि बहुत जल्दी हम सारे बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ साथ चलेगा संस्थान के पर जाकर, क्योंकि वहां पर भी एक और एनर्जी है, क्लासरूम का एक और एनर्जी है। वो तो आप लोग का साथ इतना बेहतरीन रहा, इतना बेहतरीन आपने मुझे साथ दिया कि इस रूम में भी अकेले मैं हूं और अकेले सामने में कैमरा लगा हुआ है, फिर भी मैं इस एकल मुद्रा को भी मैं कभी भी अकेले नहीं समझा। मैं हमेशा समझा कि मेरे सामने 1200 लोग जो ऑफलाइन क्लास में बैठा रहता था, 1200 लोग जो ऑफलाइन क्लास में बैठा रहता था, क्योंकि मेरे क्लास में 1200 लोगों का सीटिंग है, 1200 लोग मेरे सामने बैठा हुआ है और 1200 लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। यही उद्देश्य है। इसीलिए काफी एनर्जी ऑफलाइन क्लास में भी रहता और ऑफ एनर्जी ऑनलाइन क्लास में भी। मैं हमेशा सोचता हूं कि, और आप लोग कहते सर जी आप कमेंट बहुत लेते हो, तो ऐसे ही क्लास में भी मैं लेता हूं, ऑफलाइन क्लास में ऐसे ही लेता हूं। किसी को खड़ा करके पूछते हैं, जरा सा भी इधर उधर देखते हैं, यदि कोई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास का होगा तो थोड़ा सा खड़ा करते, रे तू खड़ा हो, रे 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 तू, रे बुल्का शर्ट वाला, रे टोपी वाला, टोपी वाला खड़ा हो, खड़ा हो तुम। सीनियर जूनियर कुछ नहीं, खड़ा हुआ, 2 क्वेश्चन उससे पूछे। आज यदि जवाब दे दिया तो वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इनकलाब जिंदाबाद, बैठ जाओ। यदि अजितू जैसा लड़का कहा कि सर जी चुपचाप हो गया, तो कहे कि उसको 4 बात कहे, क्योंकि भाई मेरे क्लास में क्लास के दौरान केवल पढ़ाई, और ठीक है हंसी मजाक हुआ वो भी पढ़ाई के संदर्भ में ही, वो भी पढ़ाई के संदर्भ में ही। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ हल्ला करता है ऑफलाइन वाला सब, वर्षा जी नहीं भाई, ऑफलाइन वाला अपना क्लास में हल्ला गुल्ला नहीं करते। वो तो कभी कभी मनोरंजनात्मक बातें होती है तो जाहिर सी बात है हल्ला तो होगा ही। अब आप भी हंसते होंगे, आप अकेले जब भी हंसी वाला बात करते होंगे तो आप अकेले हंसते होंगे। आप 1200 लोग समझो एक के साथ हंसेगा तो क्या हंसी का आवाज नहीं आएगा? आप अकेले हंसते हो, कभी कभी अकेले लोटपट होने लगता, बाप रे बाप सर क्या बोल दिए, बाप रे बाप। लेकिन वहां एक समूह में है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते हैं तो बाहर आएंगे। हाँ सर हमने भी देखा, बहुत अच्छी बात है। टेस्ट टाइम सर क्या रहेगा? टेस्ट टाइम अभी फिलहाल यही है, जब तक ये सेटअप यहाँ है तब तक टेस्ट का टाइम यही रहेगा। नहीं तो टेस्ट का टाइम हम चाहते हैं दोपहर में कर दे। टेस्ट का टाइम हम चाह रहे हैं कि दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे तक कर दे, या 11:45 बजे से 1:30 बजे तक कर दे। तो 10:50 से 11:50, 11:45 से 11:45 या 12 बजे से 1:30 बजे दोपहर में कर दें। दोपहर का टेस्ट का टाइम हम 12 से, अभी जो टेस्ट हो रही है उसको दोपहर में कर दें, और दोपहर वाला डिस्कशन जो है यूट्यूब चैनल पे उसको हम रात में कर लें। दोपहर वाला डिस्कशन हम रात में कर लें, तो एक वहां पर, लेकिन अभी नहीं, अभी जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। क्लियर? अभी जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। चलिए मिथिलेश जी, मेरा इंतजार, मेरे को मिलने के लिए 25 मार्च से इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ये माता रानी का आशीर्वाद है। चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा और ले चलते हैं। 1582 में इन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्टार्ट किया और दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया। क्वेश्चन पूछता, दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था, महेश दास था। दीन ए इलाही धर्म का एकमात्र हिंदू मानने वाला बीरबल, जिसका मूल नाम क्या था? महेश दास था। 1583 ईस्वी में एक नया कैलेंडर जारी किया। कौन सा भाई? इलाही संमत। हम लोग कैलेंडर के बारे में कई चर्चा कर लिए थे, कैलेंडर कई चर्चा कर लिए थे, हो गया कैलेंडर कई चर्चा कर लिए थे। एक बार जल्दी से कैलेंडर को रिवीजन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कैलेंडर का हम वर्ष लिखते हैं, आप लोग बताते चलिएगा। क्या क्या बताए थे? 57 ईस्वी पूर्व, 58 ईस्वी में, 248 ईस्वी में, 320 ईस्वी में, 606 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 1076 ईस्वी में,
1583 ईस्वी में। याद आया? यह क्या था भाई? विक्रम संवत था। यह क्या था? शक संवत था। यह क्या था? कलचुरी संवत था। यह क्या था? गुप्त संवत था। यह क्या था? हर्ष संवत था। यह क्या था? हिजरी संवत था। यह क्या था? कलचुरी, चोल विक्रम संवत, चालुक्य विक्रम संवत, चालुक्य विक्रम संवत। यह क्या था? इलाही संवत था। हो गया? नहीं, कल शाम में आएंगे तो मजा नहीं आएगा। शाम में हम नहीं रहेंगे इस इंस्टीट्यूट पे, शाम में हम इसी स्टूडियो से क्लास लेंगे। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहां पर 78। जल्दी से हो गया? क्लियर है? ये सब क्लियर है? ये सब तो हीमोग्लोबिन बन गया है। ये सब तो हीमोग्लोबिन बन गया होगा। अब देखो एक बार फिर से हम ले लेते हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत, 78 ईस्वी में शक संवत, 248 ईस्वी में कलचुरी संवत, 320 में गुप्त संवत, 606 में हर्ष संवत, 622 में हिजरी संवत, 1076 में चालुक्य विक्रम संवत, 1583 में इलाही संवत। क्लियर है? अब देखो बाबू, ध्यान से सुनिएगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन पूछेगा इलाही संवत किसने? भाई अकबर के द्वारा। इलाही संवत किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अब क्वेश्चन पूछेगा, अकबर एक निरक्षर शासक था, लेकिन इनके दरबार में एक से एक कई प्रकांड विद्वान सब रहते थे। एक से एक विद्वान रहते थे, कई धर्म, हिंदू धर्म के विद्वान, पुरुषोत्तम दास कुंभनदान, जैन आचार्य हरि विजय सूरी जी से अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया था। अकबर ने जैन आचार्य जिन प्रभासूरी को 200 बीघा जमींदार में दिया। साथ ही कृष्ण भक्त बल्लभाचार्य एवं इसके पुत्र बल्लभाचार्य के पुत्र विठल स्वामी को जैतपुर और गोकुल की जागीरदार दिया। बाबू ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मी जी, मिथिलेश जी, फिर से चेक कर लीजिएगा। किसका बाबू? किसको चेक कर लेंगे? चालुक्य विक्रम 1076 हीमोग्लोबिन बन गया था। बहुत अच्छी बात, जय माता दी बाबू। अब देखो ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा अकबर था एक नंबर का मूर्ख। मूर्ख नहीं था, निरक्षर था। मूर्ख नहीं था, निरक्षर था। अकबर के दरबार में एक से एक विद्वान रहते थे। कौन कौन विद्वान रहते थे? पुरुषोत्तम दास, कुंभन दास, जैन आचार्य हरि विजय सूरी जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया, जैन आचार्य जिन प्रभासूरी को 200 बीघा जमींदार में दिया, बल्लभाचार्य के पुत्र विठल स्वामी को गोकुल और जैतपुर की जागीरदारी दिया। अकबर के समकालीन तीसरे गुरु, अकबर के समकालीन तीसरे गुरु अमरदास और चौथे गुरु रामदास थे। अकबर ने रामदास को 500 बीघा जमींदार में दिया था अमृतसर शहर की स्थापना करने के लिए। और इसी अमृतसर शहर में गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। अकबर के समकालीन चिश्ती संत कौन थे भाई? शेख सलीम चिश्ती। और कहा जाता है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को बेटवा की प्राप्ति हुई थी और बेटा का नाम उन्होंने सलीम रखा था, जिसे बाद में जहांगीर कहा गया। अकबर एक धर्म सहिष्णु शासक था। बाबू ध्यान से, मोनू जी थोड़ा सा और चलते हैं। अकबर एक धर्म सहिष्णु का मतलब तो सभी धर्म को एक समान दर्जा देते थे, जिसके कारण अकबर के दरबार में कई मुस्लिम पर्व तो चलता ही था, कई हिंदू पर्व भी सूर्य पूजा, अग्नि पूजा बड़ी धूमधाम से मनाते थे। अकबर 1579 ईस्वी में सभी धर्मों पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए मजहर की घोषणा किया। किसकी घोषणा भाई? मजहर की घोषणा किया। इसका उद्देश्य था सभी धर्मों में एकाधिकार को स्थापित किया जाए। सभी धर्मों में एकाधिकार को स्थापित किया जाए। हो गया? सभी धर्मों में
मजहर की घोषणा 1579 में। मजहर की घोषणा के पश्चात अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण किया। सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण किया। अब देखो भाई, अकबर ने बाल विवाह को भी रोकने का प्रयास किया। अकबर ने बाल विवाह को भी रोकने का प्रयास किया। वर्षा जी, अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि कहा गया कि अकबर का, सुनिएगा, अकबर का 14 साल, 13 साल या 12 साल वो राजपूत शासक के निगरानी में रहा। शुरू में अकबर को पढ़ाने के लिए बोला गया, लेकिन अकबर पढ़ाए नहीं। अलिफ बे ते से लीम लाम जे पे एगो दूगो कलमा सीख लिया कि पहला कलमा तोयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा तोयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक दूगो कलमा सीख लिया, कहा कि हमारा हो गया। उसके बाद अकबर को पढ़ने लिखने में मन ही लगा, जिसके कारण अकबर को निरक्षर कहा गया। अकबर को निरक्षर कहा गया। अब देखो विश्वजीत जी बहुत दूर है कोचिंग सेंटर से। सर आपका घर दूर है? हाँ बहुत दूर है, 5 किलोमीटर के रेंज में है। आइए ध्यान से सुनिएगा। अब देखो बाबू ध्यान सुनना, क्वेश्चन पूछेगा मजहर की घोषणा। मजहर क्या था भाई? एक सभी धर्म में एकाधिकार स्थापित करना, सभी धर्म में एकाधिकार स्थापित करना। सुल्तान ने आदिल की उपाधि धारण किया। अकबर ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए लड़की के लिए न्यूनतम उम्र, ब्याह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और 2 साल बढ़ाया 16 वर्ष लड़का के लिए। लड़की के लिए कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के लड़की का ब्याह नहीं करेगा और 16 वर्ष से कम उम्र का बचवा को कोई ब्याह नहीं करेगा। यदि इससे कम उम्र का ब्याह करेगा तो समझ जाओ बाल विवाह होगा और माता पिता दोनों को जेल जाना पड़ेगा। मजहर मतलब एकात्म, एकाधिकार। मजहर मतलब एकात्म या एकाधिकार। मजहर मतलब एकात्म या एकाधिकार स्थापित करना। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर ने विवाह का न्यूनतम उम्र लड़का के लिए 16, लड़की के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया। अभी क्या है? 18 है। कैसे? लड़का के लिए 21 है और लड़की के लिए 18 है। हो गया, लड़की के लिए 14। अब क्वेश्चन पूछेगा अकबर के काल में क्या क्या हुआ था भाई? अकबर का जो सैन्य अभियान था उसकी चर्चा कल करेंगे। अकबर ने 1580 ईस्वी में राजस्व के क्षेत्र में एक नई परिवर्तन लाया, जिसे आईने दहसाला। 1579 में मजहर की घोषणा किया, 1579 में मजहर की घोषणा किया और 1580 में आईने दहसाला। 1580 में आईने दहसाला, जिसे जन्मदाता कौन थे? राजा टोडरमल। यह टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में सेवा कर चुका था, अतः अपने शासन काल में मनसबदारी व्यवस्था को भी लागू किया। मनसबदारी व्यवस्था कब? 1567 में और 1595 में इससे परिवर्तन किया गया। तो देखो भैया ध्यान से सुनना,
अब आ गया, अब आ गया। चलिए, साउंड नहीं था एक्चुअली, हम साउंड ऑफ करके बात कर रहे थे, अब आ गया। तो आज यहीं तक रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल हम लोग चर्चा, टेस्ट होगा, 1 घंटा टेस्ट लेंगे, 20, 25, 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, फिर शेष क्वेश्चन का डिस्कशन अगले क्लास में करें। आज टेस्ट होगा, डिस्कशन होगा, 9 बजे तक हम डिस्कशन करेंगे, 9 बजे तक हम डिस्कशन करेंगे। आवाज आ गई, आवाज आ गई, आवाज आ गई। अब साउंड आई कि नहीं आई? साउंड आ गई होगी, अब आवाज आ गई, अब आवाज आई, जल्दी बोलो। साउंड नहीं आ रही है, अब तो साउंड आ रही है, कोई बात नहीं, सुन पाया गुरुजी। हमने कहा कि हाँ आ गई। हमने कहा कि हाँ, दीपक जी ने पूछा कि गुरुजी ऑफलाइन वाले के लिए फुल जीके जीएस का पैकेज दे दीजिए। हमने कहा पहले बेटा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने दो, उसके बाद गुड्डू लाल जी ऑनलाइन क्लास का फुल पैकेज दे देंगे। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास कल सुबह में चलेगा, सारे बैच। पहला बैच फाउंडेशन ज्योग्राफी आएगा, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा। इंडियन पॉलिटी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आएगा। कल जीएस बूस्टर में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। जीएस बूस्टर भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा। जरा सा पहले होगा जीएस बूस्टर, कल का जीएस बूस्टर हो सकता है 11:15 से ही हो जाए, 11:15 से ही हो जाए, टाइम देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, तो फिर मिलते हैं हम लोग टेस्ट डिस्कशन में 8 बजे से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्य, जय बिहार। अब की बार रेलवे पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। अब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। धन्यवाद बाबू, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं टेस्ट डिस्कशन में।